हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बीपीएससी 3.0 के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपका हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? यह जो पंक्ति है यह किसकी कविता से उद्धृत है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत पंक्ति है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं ये। अगला देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत निम्न में से कौन सा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत निम्न में से कौन सा है? भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास या फिर चिंता? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है इनमें से हिमहास। हिमहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है। हिमहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है। इसके अलावा भग्नदूत और चिंता, भग्नदूत और चिंता ये अज्ञेय की गद्य गीत है। ठीक है, भग्नदूत और चिंता अज्ञेय की गद्य गीत है। वहीं मौक्तिकमाल, यहाँ पे देखिए मौक्तिकमाल है। मौक्तिकमाल शबनम शारदिया ये दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत है। मौक्तिकमाल शबनम शारदिया ये दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत है। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार या फिर करुणालय? तो जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? चित्राधार। ठीक है, किस नाम से प्रकाशित है? तो चित्राधार नाम से प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो रचनाएं हैं ये भी आपके जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, इसके अलावा करुणालय। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्रसाद कृत्य प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा गया और इसका खड़ी बोली में अनुवाद, यानी प्रेम पथिक का ही खड़ी बोली में अनुवाद कब होता है? 1914 में। 1909 में प्रेम पथिक ब्रजभाषा में लिखा गया प्रसाद जी द्वारा और इसका फिर अनुवाद होता है खड़ी बोली में कब? 1914 ईस्वी में। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना का अनुवाद ब्रजभाषा से खड़ी बोली में हुआ? ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आ जाते हैं या फिर आपका समय पूछ लेगा ऐसे करके। करुणालय प्रसाद जी का गीति नाट्य है। करुणालय जयशंकर प्रसाद जी का गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक का नाम अशुद्ध है। मतलब निम्न में से कोई एक साहित्यकार है जिनका नाम इनमें नहीं आता है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वालों में इनका नाम नहीं आता है। तो कौन है वे? निराला, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा या फिर अज्ञेय? तो निराला जी का नाम आता है। ठीक है, निराला जी का नाम ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में निराला जी का नाम नहीं आता है। बाकी इन तीनों का नाम इनमें लिया जाता है, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। किस कवि की रचना है? पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? ठीक है, पंचवटी प्रसंग किस कवि के द्वारा रचा गया है? तो पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यह निराला कृत परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसके अलावा पंचवटी प्रसंग एक दर्शन प्रधान रचना है, याद रखिएगा। पंचवटी प्रसंग एक दर्शन प्रधान रचना है। निराला जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज, यहाँ पे पूरा तय हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे पूराता हो जाएगा। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज ये निराला जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी? तो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा को अंकित किया गया है। आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की कथा कही गई है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला परिषद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी? तो महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। ठीक है, यामा नामक काव्य कृति में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। याद रखिएगा, यामा नामक काव्य कृति पर महादेवी वर्मा जी को सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामा नामक कृति पर सन 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को साहित्य अकादमी नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, सन 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। छायावादी के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत? सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। पंत जी की प्रथम कविता कौन सी रही? गिरजे का घंटा। पंत जी की प्रथम कविता कौन सी रही? गिरजे का घंटा। निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित है। पंत जहाँ की अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे, वहीं निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रही। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण से ये तथ्य हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। तो महामानव जो रचना है, महामानव ये जो पुस्तक है, ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, महामानव पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। महामानव के रचयिता कौन रहे? महामानव के रचयिता कौन रहे? तो ठाकुर प्रसाद सिंह। महामानव नामक पुस्तक के रचयिता रहे ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि रहे। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि रहे। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित लोकायतन नामक कृति में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा का अंकन किया गया है। या फिर कहें तो सिंपल भाषा में, अगर ये आपको समझने में कठिन लग रहा है, जैसे कि स्वतंत्रता के पहले भारतीय जीवन कैसा था और स्वतंत्रता के बाद कैसा था, इसी को दर्शाया गया है लोकायतन नामक कृति में। ठीक है, लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन पंक्तियों के रचयिता रहे माखनलाल चतुर्वेदी जी। लोकायतन किस विधा की रचना है? लोकायतन किस विधा की रचना है? लोकायतन किन की रचना है? तो आपका सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। यह किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद नामक कृति के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ में आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके रचयिता कौन रहे? तो सुमित्रानंदन पंत जी। गिरजे का घंटा इनकी पहली रचना रही। सुमित्रानंदन पंत जी की पहली रचना गिरजे का घंटा। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित है निम्न में से? निहार, दीपशिखा, रश्मि या फिर सांध्य गीत। तो महादेवी वर्मा के यामा नामक काव्य कृति में निम्न में से कौन सी रचना संकलित है? कौन सी रचना संकलित नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी रचना संकलित नहीं है? कौन सी रचना संकलित नहीं है यहाँ पे होगा? तो महादेवी वर्मा के यामा में निम्न में से कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि या फिर सांध्य गीत। तो दीपशिखा जो रचना है ये यामा में संकलित नहीं है। दीपशिखा यामा में संकलित नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो तीनों है रश्मि, सांध्य गीत, इसके अलावा निहार, ये तीनों ही यामा नामक काव्य कृति में संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का महत्वपूर्ण संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो छायावाद की यह परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावाद की यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद जी ने दी है। सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद को क्या कहा है? तो चित्र भाषा पद्धति कहा है, ठीक है। चित्र भाषा पद्धति कहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद को। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? बुद्ध और नाचघर, ठीक है। बुद्ध और नाचघर ये किनकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन, सही है। हिम किरीटनी, दिनकर, देखते हैं। हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, सही है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, ये भी सही है आपका। तो जो हिम किरीटनी है ये किनकी रचना है? हिम किरीटनी अगर दिनकर की रचना नहीं है तो ये किनकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है हिम किरीटनी। निम्न में से दिनकर की रचनाएं कौन सी है? दिनकर की रचनाएं निम्न में से कौन सी? उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रसवंती। उर्वशी, सामधेनी, रसवंती ये तीनों ही रचनाएं दिनकर की है। जबकि जय भारत किनकी रचना है? जय भारत किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय भारत आपका मैथिली शरण, जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है, ठीक है। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ेंगे। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देखिए, यहाँ पे साम की जगह पे सम हो जाएगा, ठीक है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियाँ किनकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। कहाँ से उद्धृत है ये पंक्ति? तो कामायनी जो है, कामायनी महाकाव्य है, इसके जो 15 सर्ग हैं उन 15 सर्गों में से आनंद सर्ग से उद्धृत है ये वाली पंक्ति, ठीक है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, ये आनंद सर्ग से ली गई है। कामायनी के आनंद सर्ग से उद्धृत है ये वाली पंक्ति। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा जी की। पंक्तियाँ किनकी है? तो भगवती चरण वर्मा जी की।
ये पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत है? तो दीवानों की हस्ती नामक रचना से उद्धृत है। ये वाली पंक्ति दीवानों की हस्ती नामक प्रसिद्ध कविता से ली गई है, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। इसमें दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इस कविता में दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला गया है। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति इनमें से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत या फिर व्यंग्य गीत? तो यह कैसी कविता है? तो यह एक संबोधन गीत है। ठीक है, संबोधन गीत है। चित्राधार किस कवि की कृति है? चित्राधार किस कवि की कृति है? तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। चित्राधार में प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। चित्राधार में जयशंकर प्रसाद जी की ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित की गई है। इसके अलावा ब्रज की कविताएं जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। याद रखिएगा, ब्रज में रचित जो कविताएं थी ये जयशंकर प्रसाद जी किस उपनाम से लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से लिखते थे। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह रहा कानन कुसुम। ठीक है, खड़ी बोली में रचित पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम और अंतिम रचना रही कामायनी। खड़ी बोली में उनका पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम और खड़ी बोली में ही रचित अंतिम रचना कामायनी महत्वपूर्ण है। देखने में यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करें तो 25 प्रश्न ही है केवल, परंतु अगर तथ्यों को ले ले तो आपके 50 प्रश्न बन ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तथ्य भी जितने मैंने लिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी बिंदु लिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किनका है? तो छायावाद के संबंध में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। छायावाद के संबंध में यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, जीवन के मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, जीवन के मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री मानी जाती है। निम्न में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम विश्वाई जन्म के, सूल की माला, प्रभात फेरी या फिर विसर्जन। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कौन सी रचना नहीं है? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं मानी जाएगी। प्रभात फेरी का रचना काल क्या रहा? 1938। किनकी रचना है ये? नरेंद्र शर्मा की कृति है। ठीक है, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की कृति है। 1938 इसका रचना काल रहा। नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती काव्य नहीं, अच्छा ये रचना के बारे में बात की जा रही है। तो प्रभात फेरी जो रचना है ये प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रभात फेरी रचना प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे बाकी जो रचनाएं हैं ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के हैं। हम विश्वाई जन्म के, सूल की माला, विसर्जन। आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फिर फारसी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर सबसे अधिक फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। ठीक है, किस साहित्य का प्रभाव देखा जाता है? तो कह सकते हैं फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव देखा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा, यहाँ पे हो जाएगा सप्तपर्णा। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा आपका सप्तपर्णा। सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा या फिर सांदी गीत। प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? तो सप्तपर्णा, ठीक है, सप्तपर्णा। सप्तपर्णा नामक काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह है, ये सभी काव्य संग्रह है। सप्तपर्णा नामक काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे, चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।